नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। एक तरफ देश में कोरोना की महामारी है, दूसरे तरफ एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के जो अधिकार हैं वो छीने जा रहे हैं। मेरे साथ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विशंबर प्रसाद निषाद हैं, जिन्होंने जो पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है कि क्रीमी लेयर का जो ओबीसी का मामला है उसको देखा जाए। सुधांशु कुमार हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, डूटा में रहे हैं और वो लगातार कैंपेन चला रहे हैं कि ओबीसी जो अदर बैकवर्ड कास्ट का जो रिजर्वेशन है उसमें जिस तरह क्रीमी लेयर लगाकर उसको हटाया जा रहा है उस पर वो लगातार अपने तरीके से प्रयासरत हैं। विशंबर जी, क्या चिट्ठी लिखी है आपने प्रधानमंत्री को और क्या लग रहा है आपको, क्या अंदेशा है कि क्रीमी लेयर के बहाने आरक्षण खत्म हो जाएगा? माननीय शंभू जी, आपके नेशनल दस्तक को बहुत बहुत बधाई। आप जो है गरीबों की, बहुजनों की आवाज को पूरे देश में पहुंचाने का काम करते हैं। और आदरणीय प्रोफेसर साहब को नमस्कार। कल मैंने जो पत्र मैंने लिखा, इसलिए पत्र लिखना पड़ा कि पूरा देश, दुनिया कोरोना कोविड-19 बीमारी से जो है परेशान है और भारतीय जनता पार्टी बैकडोर से जो ओबीसी का आरक्षण है, जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट, मंडल कमीशन का अधिकार जो पिछड़ों को 27% का मिला हुआ है, उसको खत्म करने की साजिश की जा रही है। इसी लॉकडाउन के पीरियड में केंद्र सरकार ने एक ज्वाइंट सेक्रेटरी है शर्मा जी, उनकी एक कमेटी बना देते हैं। जबकि कोई भी पिछड़े वर्ग का अगर कोई विषय लेना है या सुझाव लेना है, उसके लिए पार्लियामेंट में ओबीसी कमेटी बनी हुई है और राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग बना हुआ है। इसको बड़े जोर शोर के साथ पूरे देश में हल्ला किया गया कि भारतीय जनता पार्टी ओबीसी की हित ऐसी है, पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर दिया। लेकिन 2 साल में एक भी, केवल 2 मीटिंग हुई और पिछड़ा वर्ग आयोग के चेयरमैन से लगा के सदस्य अपने ऑफिस के लिए, अपनी सुविधाओं के लिए परेशान है। और ये कहा गया था कि पिछड़ा वर्ग आयोग के चेयरमैन को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाएगा, उन्हें सेक्रेटरी का दर्जा दे दिया गया। और सेक्रेटरी उनका जो है कहता है कि मेरे बराबर आपका दर्जा है, मैं आपकी बात क्यों सुनूं? तो ये भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों के साथ ठगने का काम करती है। उसी तरह से पिछड़ा वर्ग आयोग को और ओबीसी कमेटी को दरकिनार करके एक सर्वा कमेटी बनती है, उससे रिपोर्ट मंगाई जाती है कि जो मंडल कमीशन में व्यवस्था थी 1993 में कि जो आरक्षण में कृषि आय नहीं जोड़ी जाएगी, वेतन के साथ अन्य आय नहीं जोड़ी जाएगी। तो इन्होंने एक सिफारिश सोशल जस्टिस मंत्रालय को किया है कि हम 8 लाख से 10 लाख से 12 लाख कर देंगे और उसमें अदर सोर्स इनकम जोड़ेंगे, एग्रीकल्चर इनकम जोड़ेंगे। हमारा मानना ये है 1993 से अभी तक ओबीसी का आरक्षण पूरा नहीं हुआ और डीओपीटी के लोग कहते हैं कि ओबीसी में योग्य लोग नहीं हैं, योग्य भर्ती नहीं मिलते हैं। अभी तक 14 से 16% आरक्षण 1993 से पूरा हुआ है। अगर एग्रीकल्चर इनकम से लगा करके अन्य इनकम जोड़ देंगे तो ये 1% भी नहीं आएंगे। जो गांव में प्राइमरी में बच्चे पढ़ते हैं, जो दलिया खिचड़ी खा के पढ़ते हैं, उनके बीच राजनीति की जाएगी और कहा जाएगा इनके लिए आरक्षण है। जिस तरह से पूरे देश में, मैं बाबा साहब अम्बेडकर का अनुयायी हूं और उन्होंने संविधान में हमारे लिए व्यवस्था दी थी। संविधान के अनुच्छेद 21A में व्यवस्था दिया था कि एक समान शिक्षा का अधिकार होगा। आजादी के इतने साल बीतने के बाद आज ऐसे करोड़ों लोग हैं जो शिक्षा से वंचित हैं। विशंबर जी, ये जो गणेश सिंह है जो ओबीसी संसदीय समिति के अध्यक्ष भी हैं और बीजेपी के सांसद हैं, मैंने सुना है कि उन्होंने 112 ओबीसी सांसदों को चिट्ठी लिखी थी राज्यसभा लोकसभा की। आप लोग को मिली थी वो चिट्ठी? नहीं, आपकी बात सही है। मैं उनको बधाई देता हूं कि ओबीसी के होने के नाते और
कमेटी के चेयरमैन होने के नाते उन्होंने सभी माननीय सांसदों को, ओबीसी के सांसदों को पत्र लिखा और उनसे अनुरोध किया कि हमारे ओबीसी के साथ अन्याय हो रहा है, आप लोग माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री जी को पत्र लिखें, ट्विटर, फेसबुक और पत्र लिख करके डिमांड करें कि जो क्रीमी लेयर लगा करके और एग्रीकल्चर इनकम जोड़ करके जो हमारा आरक्षण खत्म किया जा रहा है, इसको रोका जाए। अच्छा, ये तो उन्होंने क्या, लेकिन आप पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ओबीसी के जिन्होंने चिट्ठी लिखी, अभी तक 110 लोगों ने नहीं लिखी है। अब चूंकि हम लोग तो पहले से, जिस दिन जो गरीब वर्ग के सवर्णों का आरक्षण मिला था, उस दिन भी मैंने जो बिल आया था 124वां संशोधन, उसमें मैंने संशोधन दिया था कि एक बार में आरक्षण की व्यवस्था कर दी जाए, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी। अगर इस देश में 15% सवर्ण क्लास है तो उनको 15% आरक्षण दे दीजिए और 85% वालों को 85% दे दीजिए, और चाहे रोजगार में हो चाहे नौकरी में हो, हर क्लास में हर मतलब इनके वर्ग को आरक्षण दीजिए, अपने आप न्याय हो जाएगा। लेकिन हमारी बात उसमें नहीं सुनी गई। हमसे कहा गया कि अपना प्रस्ताव वापस ले रहे हैं कि नहीं ले रहे। मैंने कहा नहीं वापस ले रहा हूँ। तो जबरदस्ती बहुमत के आधार पे मेरे जो मेरा अमेंडमेंट था, अमेंडमेंट को जो है निगेटिव करा करके और पास करा लिया। तो हमारा इसमें ये कहना है कि जिस तरह से गरीब सवर्णों को जो है निजी शिक्षण संस्थाओं में जो है उनको आरक्षण दिया गया है, निजी क्षेत्र की नौकरी में आरक्षण दिया गया है, उसी तरह से ओबीसी एससी एसटी के में आरक्षण की व्यवस्था की जाए। अच्छा, दिसंबर जी, मैं समझना चाहता हूँ आपसे, चूंकि आप संसद में हैं, तो क्या ये जो बीजेपी कांग्रेस के जो ओबीसी सांसद हैं, आप चूंकि सपा में है तो आपका तो सामाजिक न्याय और सोशलिज्म के कंसेप्ट है, ये बीजेपी वाले एमपी और कांग्रेस वाले एमपी की क्या प्रतिक्रिया होती है? वो आपस में बातचीत में कहते हैं कि गलत हो रहा है, लेकिन बोलते नहीं है चूंकि टिकट कट जाए। देखिए, मैं आपको एक सीधी सीधी बात बता दूं। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है, जैसे पंचायती राज में कोई पहले बड़े लोग ही प्रधान बनते थे, पंचायती राज लागू हो गया तो ओबीसी एससी एसटी और के लोग महिला प्रधान बनने लगी। तो जब इनका आरक्षण खत्म हो गया तो अपने जन को, अपने नौकर को जो है प्रधानी का टिकट दिला करके अपने घर में ही बस्ता रखते हैं। उसी तरह से जितने भारतीय जनता पार्टी में जो लोग हैं, कुछ ही लोग हैं जो बात कहते हैं अपनी, तो उनको हटा दिया जाता है, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाता है। बहुत ऐसे कम लोग हैं जो अपनी बात कह सकें। हम समझते हैं कि वहां अपनी बात कहने के लिए नहीं, उनको केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए भारतीय जनता पार्टी में लोगों को टिकट दिया जाता है, लोगों को पद दिया जाता है। उनको अपने वर्ग, अपने समाज के लिए कहने का कोई राइट, कोई अधिकार नहीं है। ये स्थिति है भारतीय जनता पार्टी में। प्रोफेसर साहब, सुधांशु जी, सुना आपने सांसद साहब को, क्या लगता है, कोई उम्मीद की किरण दिख रही है, या लगभग मान लिया जाए कि निजीकरण जिस तरह से हो रहा है? आज भी निर्मला सीतारमण ने कहा है कि पीएसयू कंपनियां तो बिक ही जाएंगी 22-23। हाँ, तो कुछ लग रहा है, कुछ उम्मीद है, या बस अब सब कुछ खत्म ही है? नहीं, देखिए, जो हालात बने हुए हैं वो बहुत डरावने, इसमें स्वीकारने में कोई किसी को शक नहीं होना चाहिए, और जो लोग सुन रहे हैं उनको सुन लें अच्छी तरीके से। जो हालात बना दिया गया है देश का, वो सोशल जस्टिस के लिए जो लोग से जुड़े हुए लोग हैं, और जो एससी एसटी ओबीसी समाज है, उसको इस बात के लिए सतर्क हो जाना चाहिए। देश दोबारा जो है ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र की तरफ जा रहा है, इसको कोई कंफ्यूजन में ना रहे। आपको मैं कुछ, अभी सर ने कुछ आंकड़े रखे, मैं एक दो चीजों का आंकड़ा देता हूँ। अभी जिस तरीके से क्रिमी लेयर का प्रावधान इन्होंने कर दिया, सर ने डिटेल रखा है, कितने सिचुएशन क्या है ओबीसी का, मैं वो केवल यहाँ पर बता देता हूँ, और कितने परसेंट होने चाहिए। 1993 से रिजर्वेशन लागू है। आज के डेट में जब हम बात करने के लिए बैठे हैं यहाँ पर, तो लगभग 27 साल हो गया। 27 साल में 3 पीढ़ी गुजरता है। अगर नई अपॉइंटमेंट होते रहते तो 3 पीढ़ियों का अपॉइंटमेंट हो गया होता। इसका मतलब क्या है, 27% पूरा हो जाना चाहिए। लेकिन हुआ क्या है, वो एक बार जरूर सुन लीजिएगा शंभू भाई, क्योंकि हमारे लोग जो सुनते हैं उनको जानना चाहिए। ये मैं अपना डाटा नहीं दे रहा हूँ, ये डेटा है डीओपीटी ने दिया है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, और वो जो ये ओबीसी वेलफेयर कमेटी बनी है उसको दिया है, उससे वहां से मैंने लिया है डेटा। जरा एक बार सुन लीजिए। इस देश के अंदर ये 78 मंत्रालय का डेटा है। ग्रुप ए की जो नौकरियां हैं वो है 84,705। ओबीसी को मिल रहा है उसमें 11,016 सीट।
ग्रुप 1 क्लास 1 IAS IPS ये जो लोग बनते हैं, होना चाहिए था 22,870। आधी से अधिक सीटें 27 साल के बावजूद भी कौन खाया, इसका आंसर चाहिए। मतलब जो 27% रिजर्वेशन होना चाहिए वो 13% है। आ जाइए ग्रुप बी में। ग्रुप बी में देश भर के 78 मंत्रालयों में 2,90,941 नौकरियां हुई हैं। उसमें से ओबीसी को मिला है 42,995। होना चाहिए था 78,554। कुल मिला के मात्र 14%। अब आ जाइए ग्रुप सी। ग्रुप सी को पहले डी भी होता था, बांट के अब लोग उसको सफाई कर्मचारी और ग्रुप सी के अंदर रखते हैं। ग्रुप सी के अंदर कुल नौकरी है 28,34,066। उसमें से मात्र 6,41,930 ओबीसी हैं, जबकि यहाँ पर 7,65,197 होना चाहिए था, 22%। यहाँ पर थोड़ा सा हमको मिला हुआ है, और सफाई कर्मचारी मात्र 14% लोग हैं। कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो मोटे तौर पे खाली ग्रुप सी में जो है वो भी 22% पहुंचे हैं। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 जो डिसीजन मेकिंग मतलब टोटल ग्रुप सी, ग्रुप ए और ग्रुप बी मिला के 4 लाख ओबीसी के लोग नौकरी कर रहे हैं। नौकरी कर रहे हैं 4 लाख लोग ओबीसी के नौकरी कर रहे हैं। नहीं 4 लाख नहीं है, क्योंकि कुछ सी वाले में 6,41,000 है। इसको अगर आप हटा दीजिएगा तो 6,41,000 को अगर आप हटा देते हैं तो जो IAS IPS है कुल मिला के अभी जो है मात्र 11,000 लोग हैं, जबकि उनको होना चाहिए 22,000। आधा आधी सीट खा के लोग बैठा हुआ है, कौन खा रहा है भाई। दूसरा, जो क्रीमी लेयर बदलाव की ये जो झुंझुना पकड़ा रहे हैं, मैं झुंझुना सब जान कुछ के बोल रहा हूँ, सर को सब कुछ पता होगा। एनसीबीसी का जो रिकमेंडेशन है वो मैं बता देता हूँ। क्रीमी लेयर के संदर्भ में एनसीबीसी के रिकमेंडेशन, पुराने एनसीबीसी का, ये तो अभी बना है ना। ये जो कह रहे हैं कि 12 लाख कर रहा हूँ, और जो पब्लिक के अंदर डालना चाहते हैं, जो अखबारों ने जो सवर्ण अखबार हैं, मनुवादी अखबार जो है, उन्होंने छापा कि भैया बड़ा ओबीसी के साथ ये सरकार न्याय करने जा रही है, और क्रीमी लेयर का प्रावधान की जो सीमा है वो बढ़ा के 12 लाख करना। जरा रिकमेंडेशन सुन लीजिए। 1993 में जब ये क्रीमी लेयर लागू किया था कोर्ट ने, तब प्रावधान किया गया था, उसका ओएम उठा के कोई देख ले कि एवरी 3 साल में, प्रत्येक 3 साल में क्रीमी लेयर का। सुधांशु से हमारी बात कट गई है। क्या है जी हाँ, हाँ कंप्लीट कीजिए सुधांशु। हाँ, वो एक्चुअली कॉल आ गया था एक। तो 1993 में से लेकर 1900 आज हम बैठे हैं 27 साल में, 9 बार क्रीमी लेयर में रिवीजन होना चाहिए था, और हुआ कितने बार है? मात्र 4 बार। आप देख लीजिए, पहला जो था 1 लाख का आंकड़ा था 1993 में। उसके बाद दूसरा रिवीजन 1993 के बाद सीधे 2004 में हुआ, 11 साल के बाद, जबकि 11 साल में 3 बार हो जाना चाहिए था। तो वो 1 लाख से बढ़ा के 2.5 लाख किया गया। फिर दूसरा रिवीजन इन्होंने किया 2008 में, 2.5 लाख से बढ़ा के 4.5 लाख किया गया। तीसरा रिवीजन इन्होंने किया 2013 में, 6 लाख रुपया बढ़ा के किया 4.5 लाख से। उस समय ओबीसी कमीशन ने इनको रिकमेंड किया था 12 लाख करने का 2013 में। आज हम 2020 में बैठे हैं, जो चीज हमको 2013 में बढ़ा के क्रीमी लेयर की सीमा 12 लाख होनी चाहिए थी, उस समय सरकार ने 6 लाख किया। अब आ जाइए दूसरा रिकमेंडेशन 2017 का है, जब 6 लाख से बढ़ा के 18 लाख किया। उस समय ओबीसी कमीशन ने इनको कहा था कि 15 लाख करिए ओबीसी क्रीमी लेयर। और अब जो है 2017 से लेके दोबारा 2020 में हम आ गए, तो 15 लाख को अगर बढ़ा के करेंगे तो मिनिमम 18 लाख रुपया तो क्रीमी लेयर के सीमा ऐसे ही हो जाना चाहिए, मिनिमम मैं बता रहा हूँ। उसमें आप कह रहे हो कि हम 18 लाख जो होना चाहिए उसमें 12 लाख कर रहे हो, और उसके बाद आप कह रहे हो कि नहीं जी हम ओबीसी के लिए बड़ा काम कर रहे हैं। और पीछे से क्या खेल है, जो इस सरकार की पूरी एक कार्य पद्धति रही है कि 100 पीस में कुछ और लगा होता है। बढ़िया वाला ड्रेस देखते हैं ना, दुकानों के अंदर 100 पीस लगी होती है, तो 100 पीस में कुछ और होता है और बाकी का माल कुछ और होता है। तो 100 पीस में है 12 लाख रुपया कर रहे हैं जी। और पीछे से क्या खेल है, ये रूल है, कोई भी क्रीमी लेयर का उठा के देख लें, सैलरी इनकम नहीं जोड़ा जाएगा। जो क्रीमी लेयर तय होगा वो क्रीमी लेयर तय होगा आपके ग्रेड के आधार पे, आपके पोजीशन के आधार पे। और पोजीशन में भी क्लियर है कि क्लास 1 की लिंक भेजा हुआ है। हाँ, क्लास 1 की नौकरी होनी चाहिए, या पति पत्नी दोनों क्लास 2 की नौकरी में होना चाहिए। अब ये क्या कर रहे हैं, जो लोगों को समझना चाहिए वो समझ ले, बहुत जरूरी चीज है। अब जो ये प्रावधान कर रहे हैं कि 12 लाख रुपया जी हम कर देंगे और आपकी सारी इनकम जोड़े जाएंगे। अदर जैसे मान लीजिए आपने 10 लाख रुपया 5 लाख रुपया आपने कमाया, 20 साल की नौकरी हुई, आपने 20 लाख रुपया कमाया, उसको आपने बैंक में रखा हुआ है, उससे जो आपको ब्याज मिलेगा वो भी जुड़ेगा, आपकी सैलरी जो मिल रही है वो भी जुड़ेगा, खेती से जो आपकी आय हो रही है वो भी जुड़ेगा, आप 4 मवेशी पालते हैं उसमें से जो आय हो रहा है वो भी जुड़ेगा जी, सब कुछ जुड़ेगा। ऑल तरह तरह के इनकम जोड़ देंगे, और उसके बाद जी अगर 12 लाख रुपया हो गया तो आप जो है क्रीमी लेयर से बाहर हो गए।
पहले से ही जो 8 लाख की सीमा है उसमें क्लास 1 और क्लास 2 आप बाहर कर रखे हो। क्लास 2 में अगर पति पत्नी दोनों है तो बाहर है। अब जो होगा इस 12 लाख के बाद, अगर एक क्लर्क है ना, क्लर्क भी अगर 20 साल की नौकरी कर लिया तो उसका बच्चा भी क्रीमी लेयर से बाहर हो जाएगा। और गलती से अगर क्लरिकल पोजीशन में पति पत्नी दोनों है, यहाँ तक कि चपरासी भी अगर पति पत्नी, मान लीजिए कोई संस्था में चपरासी का काम कर रहा है और पति पत्नी दोनों मिलकर काम कर रहा है, वो क्रीमी लेयर से बाहर हो जाएगा। तो आप जरा बताइए कि कौन लेगा नौकरी जब उनका बच्चा भी नहीं होगा। तो जो केवल बेचारा किसान खेत में काम कर रहा है, उनके कितने के बच्चे पढ़ पा रहे हैं? और आप पढ़ने कौन दे रहा है? अभी आज हायर एजुकेशन के लिए जो है एजुकेशन पॉलिसी डिसीजन हुआ, उसको लोग पढ़ ले, सब कुछ बेचने पे लगा हुआ है। सारी जी एक चेन्नई मद्रास हाई कोर्ट का जो फैसला आया है, नीट ओबीसी को सरकार कानून बनाया, क्या उम्मीद है कोर्ट का फैसला मानेगी सरकार या सुप्रीम कोर्ट जाएगी? देखिए, जहां तक अभी तक का रिकॉर्ड है, जो भारतीय जनता पार्टी में शीर्ष लोग बैठे हुए हैं, सरकार, केंद्र सरकार में बैठे हुए हैं, उनकी मानसिकता ठीक नहीं है, ओबीसी एससी के खिलाफ है। ये कोर्ट के आदेश को नहीं मानते और जहां इनका फायदा होगा उसको रातों रात 1 मिनट में कर लेते हैं। आपने तमाम फैसले आए हैं, देखा है, तो हमें उम्मीद नहीं है। आप ग्राउंड पर क्या स्थिति है? आप चूंकि यूपी में हैं, तो क्या लग रहा है, लोग जो आम लोग हैं सर, वो समझ रहे हैं इन सब बातों को कि सरकार में उनके रोजी रोटी, नौकरी चाकरी सब जा रहा है, जान माल की सुरक्षा नहीं हो पा रही? इस समय पूरे वर्ल्ड में म्यूट हो गए हैं, म्यूट आवाज म्यूट हो गया विशंबर जी, आवाज 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 ऑन कीजिए, आवाज ऑन कीजिए विशंबर जी। यही कहा जा रहा है कि आप लोग जो है कोरोना से लड़िए और हम लोग चुनाव लड़ेंगे। ये एक बार रिपीट कर दीजिए, आपकी आवाज चली गई थी। आवाज डिस्टर्ब हो रही। नहीं बस आवाज आ रही? हाँ ठीक है सर, आवाज आ रही। हाँ, तो हमें ये कहा जा रहा है कि आप जो है कोरोना से लड़िए, घर में बने रहिए और पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी, चाहे अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का शिलान्यास करने का हो, भारतीय संविधान में सभी धर्मों के सम्मान होना चाहिए। अगर वहाँ गौतम बुद्ध जी के अवशेष बने हैं, मिले हैं, तो वहाँ भगवान गौतम बुद्ध का भी वहाँ स्तूप बनना चाहिए। जो जो धर्म वालों का वहां सबूत मिलता है वो बनना चाहिए। केवल ये पूरी तरह से जो नौजवान बेरोजगार हो गए हैं इस लॉकडाउन में, इस कोरोना बीमारी में, जो परेशान है, जो लोगों की जान चली गई, उधर से ध्यान भटकाने के लिए, लोगों के रोजी रोजगार चले गए, उससे ध्यान भटकाने के लिए अब पूरे देश का जो गोदी मीडिया है, साफ तौर पे कहेंगे, पूरी तरह से राफेल का गुणगान कर रहा है कि चीन डर गया, पाकिस्तान डर गया, ये हो गया। पूरा ध्यान भटकाने के लिए पूरी योजना बनाई जा रही है। ओबीसी के जो बड़े बड़े नेता हैं, चाहे माननीय हमारी उमा भारती रही हो, मुख्यमंत्री रही हैं, चाहे कल्याण सिंह जी हो, इन्होंने एड़ी चोटी की ताकत लगा दी कि हमें ट्रस्ट में रखा जाए। लेकिन ओबीसी को, एससी को ट्रस्ट में जगह नहीं है, केवल उनको दान और दक्षिणा देने के लिए है, उनको ट्रस्ट में नहीं है, ना पूजा कराने का अधिकार, मंदिर में अधिकार है। ये पूरी तरह से ध्यान भटकाने के लिए योजनाएं बन रही है। और ये जो 2022 का उत्तर प्रदेश का चुनाव आएगा, त्यों त्यों ये मंदिर का धीरे धीरे काम करेंगे और लोगों को ध्यान भटकाने का काम करेंगे। और देश में भी ऐसे लोग हैं, उनको रोजी रोजगार की चिंता होना चाहिए, जिनकी रोजी रोटी चली गई। आज उत्तर प्रदेश हत्या प्रदेश हो गया है, रोज अपहरण हो रहे हैं, किडनैपिंग हो रही है, मर्डर हो रहे हैं। राज्यपाल नहीं बोल रहे, प्रधानमंत्री नहीं बोल रहे, लेकिन यही राजस्थान में सरकार गिराने की कोशिश हो रही है। जहां जहां अपोजिशन है, अपोजिशन की सरकारें हैं, वहां सरकार गिराने की कोशिश हो रही है। इनको सोशल डिस्टेंसिंग से कोई मतलब नहीं, कोरोना बीमारी से कोई मतलब नहीं, इनको सरकार, अपनी सरकार चलाना है, इनको चुनाव जीतना है, चाहे जैसे जीते।
नियम कानून को धज्जियां उड़ाना है, इनके लिए कोई वो नहीं है। और सारा कानून जो है बहुजनों के लिए, गरीबों के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, इनके लिए कानून बना हुआ है, इनके लिए कोई कानून नहीं। तो हम ये कहना चाहते हैं, ध्यान भटकाने के लिए ये मंदिर मुद्दा इस समय आया, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने किया, इनका क्या श्रेय जाता है, लेकिन सारा श्रेय स्वयं लेकर के अब घर घर चंदा लेने का काम करेंगे। अरबों खरबों रुपए इनके पास हिंदू विश्व परिषद ने लिया था, ईंट के नाम पे जगह जगह जाकर के लिया था पैसा, पैसे कोई हिसाब नहीं। जो केयर फंड में माननीय प्रधानमंत्री जी के यहाँ जो आया है, हम पूछना चाहेंगे कि जब जनता का पैसा है तो प्रधानमंत्री जी को उस केयर फंड का हिसाब देने, एक एक पैसे का हिसाब देना चाहिए, उजागर करना चाहिए कितना पैसा आया है। और देश के अस्पतालों में जो लोग बीमार लोग हैं, परेशान लोग हैं, जो उनको दवाएं नहीं मिल रही, हमारे बुंदेलखंड में, महोबा में अस्पताल में पानी भरा हुआ है, 3 फीट पानी भरा हुआ है, वहां दवाओं के इंतजाम नहीं, लोगों के इलाज के इंतजाम नहीं, डॉक्टर कोई पेशेंट देखने का देखते नहीं है, उनको दूर से ही सलाह देते हैं, कहते हैं ये दवा खा लेना, वो दवा खा लेना, बाकी काढ़ा पीना। तो इस तरह से ये लोग बातें कर रहे हैं। यहाँ तक कि एक बीजेपी सांसद ने कहा कि हनुमान चालीसा पढ़िए, कोरोना ठीक हो जाएगा। इसका मतलब है कि अस्पताल बंद कर दिए जाए, दवाएं कोई न खाए। तो ये केवल ध्यान भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग ये करते हैं। और मेरा आपके चैनल के माध्यम से जो लोग सुन रहे हैं, देश के जो गरीब गुरबा लोग सुन रहे हैं, और आपके नेशन दस्तक के माध्यम से जो लोग भी मेरी आवाज सुने, अपने अधिकारों की लड़ाई बहुजनों को, ओबीसी SC ST के लोगों को लड़ना चाहिए, अपने आरक्षण की रक्षा करना चाहिए। बाबा साहब ने हमको संविधान में अधिकार दिए हैं, उसकी लड़ाई हमको खुद लड़नी पड़ेगी। जिसको अधिकार मिल रहा है उसको खुद लड़ाई लड़नी पड़ेगी, दूसरे लोग नहीं लड़ेंगे। तो हमें सजग रहना पड़ेगा। इन चोरों से जो हमारे आरक्षण की डकैती डाल रहे हैं, हमारे संविधान को खत्म करना चाहते हैं, उसकी लड़ाई जो जिस भी प्लेटफॉर्म पे हमारे बहुजन समाज के लोग हैं, ओबीसी SC ST के लोग हैं, उनको साथ एकजुट होना पड़ेगा और इनसे लड़ाई लड़ना पड़ेगा संविधान की रक्षा के लिए। क्या लास्ट सवाल बिशंबर जी, क्या यूपी में है, आप डर लग रहा है, और क्या हम 70 साल पहले चले गए हैं, आजादी से पहले की स्थिति हो जाएगी SC ST OBC की, हम फिर से क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अछूत वाली स्थिति में आ गए हैं? देखिए, ये केवल हमको हिंदू धर्म के जो ठेकेदार हैं, एक तो जातियां किसने बनाई, हम तो विरोध करते हैं कि जातियां बनाने वाले कौन है? मनु महाराज है जिन्होंने जातियां बनाई, ऊंच नीच वर्ण व्यवस्था के आधार पर बनाई। तो जिनको जाति से सम्मान मिलता है तो वो तो चाहेंगे कि जातियां बनी रहे। हम तो कहते हैं जाति तो समाज जोड़ो, लेकिन इसके लिए कोई तैयार नहीं है। और ये लोग जो है पूरी तरह से बहुजन समाज को, गरीब को, किसान को, नौजवान को तोड़ना चाहते हैं, गुलामी की तरफ ले जाना चाहते हैं। जिस तरह से राजतंत्र था उसी तरह से राजतंत्र पुनः लागू करना चाहते हैं। सारी प्राइवेट सेक्टर में सारे सरकारी उपक्रम जा रहे हैं, सब देश के जितने सरकारी उपक्रम में बेचे जा रहे हैं। रेलवे सबसे ज्यादा नौकरी देने वाला विभाग था, उसको बेचा जा रहा है। आज जो है हर तरफ हताश और निराश है नौजवान लोग। उनको समझना चाहिए कि ये भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ खिलवाड़ कर रही है। हमें आपको यूपी में डर तो नहीं लग रहा है? संविधान के करना चाहिए अपनी नौकरी की। नहीं, हम लड़ाई लड़ेंगे, माननीय अखिलेश यादव जी पूरी ताकत के साथ लड़ाई लड़ेंगे, और अकेले लड़ाई लड़ेंगे। हम लोग छोटे छोटे दल है, उनसे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि उनसे अगर जरूरत पड़ी तो उनसे सबसे मिल करके हम लोग पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, एक टीम अब भी टीम है। मानो काशीराम साहब कहा करते थे, एक सांपनाथ एक नागनाथ। तो जो काम कांग्रेस करती थी वही काम आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जितने बिल कांग्रेस ने बनाए थे भारतीय जनता पार्टी विरोध कर रही थी, वही आज जो है भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे GST हो, चाहे आधार कार्ड हो, जितने भी तमाम पार्लियामेंट में बिल पेश हुए हैं और पास हुए हैं, वो सारे जो है भारतीय जनता पार्टी पहले विरोध करती थी, आज उन्हीं को पास कर रही है। ये दोनों मिल जाते हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी
कोने पे, इसलिए हमको इनसे दूरी बना के रखना पड़ेगा, अन्य सारे लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा। ये हमारा संदेश है। लास्ट सवाल, आपको डर तो नहीं लग रहा है यूपी में? नहीं, कोई डर नहीं। हम पूरी ताकत के साथ समाजवादी पार्टी जो है उत्तर प्रदेश में लड़ेगी और इनको बाहर करेगी। उत्तर प्रदेश के लोग चाह रहे हैं, क्योंकि माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश जिस तरह काम किए हैं और पूरा संगठन आज सभी वर्ग के लोग जुड़ रहे हैं। तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी पार्टियां छोड़ करके आज समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं और उम्मीद है कि हम लोग जो है आने वाले 2022 के चुनाव में भारी बहुमत से जीतेंगे और माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। ग्राउंड पर क्या जनता का क्या ओपिनियन है सर? लोग जिस तरह से लोग यूपी में तो जिस तरह से हत्याएं हो रही है, लोगों की गिरफ्तारी हो रही है, जनता के अंदर पूरा आक्रोश है। जनता चिल्ला रही है और कह रहे हैं कि इनसे अच्छे अखिलेश थे, इनसे अच्छा समाजवादी पार्टी थी। तो हम ये कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, ये जो केंद्र सरकार है, योगी जी की सरकार है, ये केवल लोगों को दहशत, अघोषित इमरजेंसी लागू करके, केवल दहशत पैदा करके, चोर लुटेरों को संरक्षण दे करके काम कर रही है। ये लोग समझ गए हैं, अब इनके झांसे में कोई आने वाला नहीं है और हमें उम्मीद है कि 2022 तक सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे। तो क्या आंदोलन करने देगी आपको बीजेपी? तो सुने कि नेताओं को गिरफ्तार कर लेती है, फेसबुक पर पोस्ट लिखने पर गिरफ्तार करवा देती है। समाजवादी पार्टी आंदोलन की पार्टी है। अगर जरूरत पड़ेगी तो सड़क से लगा करके संसद तक हम लोग घेराव करेंगे, आंदोलन करेंगे, जेल भर आंदोलन करेंगे। समाजवादी पार्टी के लोग डरने वाले नहीं। जब भी मामला पड़ता, भी विधानसभा के सामने उत्तर प्रदेश में लखनऊ में नौजवानों ने जो है पूरी ताकत के साथ इस सरकार का विरोध किया और वहां धरना प्रदर्शन किया और सरकार ने लाठी गोली चलवाई, लाठियां चलवाई और तमाम हमारे नौजवान घायल हुए। तो समाजवादी पार्टी डरने वाली पार्टी नहीं। सुधांशु, क्या लग रहा है सुधांशु की कुछ बनता दिख रहा है या हम लोग 60-70 साल पहले चले गए हैं? नहीं, देखिए दिक्कत तो है, मैं पहले भी बोला था, पूरी तरह से दिक्कत है। बेसिक बात यह है कि जब इस समाज के साथ खेल हो रहा है, अगर वही इस चीज को नहीं समझेगा तो परेशानी तो है। और जो जितने तरह के काम हो रहे हैं, आप एक चीज देखिए, पूरे विश्व में कोरोना में संसद, सब सारे देशों का संसद चल रही है। ये एक ऐसा देश है जहां पर अभी पूरा ठप सब कुछ पड़ा हुआ है और सारे चीजें, इवन देन की सर बैठे हैं, कई जगह पर पार्लियामेंट को बायपास करके एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से चीजें लाई जा रही। तो अब जैसे इसमें ही देख लीजिए, ओबीसी क्रिमिनल वाले इशू के ऊपर 30 मेंबर की पार्लियामेंट्री कमेटी होती है, 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा। वो एक बेहतरीन ड्राफ्ट और सारी चीजें करके देता है। उसको एक सिंपल ज्वाइंट सेक्रेटरी की आके उस पूरे 30 पार्लियामेंट्री, ये देश की आत्मा तो पार्लियामेंट है ना, और पार्लियामेंट के चुने हुए 30 सदस्यों की के द्वारा बताए गए समाधान को फेंक दिया जाता है और उसके बाद जो है एक 3 मेंबर की कमेटी बनती है और वो एक चीज लागू कर देती है और लोग उसको जो है लागू करने के लिए कैबिनेट नोट तक तैयार हो चुका है उस चीज के लिए। ओबीसी कमीशन में जो लोग बैठे हैं उनके ऊपर इतना प्रेशर है कि वो उस बात को मानने को तैयार है, जबकि उनके अंदर इस बात की फीलिंग है कि उनका सब कुछ छीना जा रहा है। SC ST के ऊपर ये लगातार चर्चा आ रही है, वहां पर क्रीमी लेयर लगाने के लिए एक बड़े संविधान पीठ के गठन की चर्चा है कि 7 जजों की कमेटी बना के उसको डिसाइड करेगी उनके साथ क्या होने। तो जब आप SC ST OBC के, अभी सर ने बताया राम मंदिर आंदोलन चला था, राम मंदिर आंदोलन में ओबीसी की बड़ी सहभागिता और भागीदारी रही। तो मतलब खाली डंडा और झंडा उठाने के लिए ओबीसी है क्या? या दलित और पिछड़ा समाज खाली इनका डंडा और झंडा उठाएगा? जब डिसीजन मेकिंग की बारी आई तब इन्होंने देख लिया कि भैया नहीं, इनको नहीं रखेंगे, ये अछूत हो गए। आज राम मंदिर बनाने में नहीं रखा जाएगा पिछड़ों को, क्योंकि पिछड़े तो अछूत होते हैं। राम मंदिर बनाएंगे फिर वही लोग, सारा जो है सारा उनका जो ट्रस्ट और संगठन और फिर जो वाहवाही लूटने का काम होगा वो करें। तो फिर हम लोग की बच क्या रही है? भागीदारी कहाँ पर बच रही है? जब नहीं भागीदारी बचेगी तो हम कहाँ पर जा रहे हैं? तो हमें, आप देखिए, पॉलिटिकल संगठन जो इन चीजों को उठाते थे, जो सोशल जस्टिस से जुड़े हुए पॉलिटिकल संगठन थे, उनको लगातार कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। जो एक्टिविस्ट काम करते हैं उनकी गिरफ्तारी हो रही है, उनको डराया धमकाया जा रहा है, उनको नौकरियों से निकाला जा रहा है। तो अब जब इस तरह की स्थिति बन गई तो आप अब मान लीजिए सर ने अभी कहा, सर ने हिम्मत दिखाई, पहला आप खुद बता रहे हो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जो लिख रहे हैं, बाकी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहाँ हैं? 52% की आबादी को रिप्रेजेंट करने वाले ओबीसी समाज के लोग कहाँ पर हैं? उनकी चिट्ठियां क्यों नहीं आ रही? SC ST समाज के लोग जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, उनकी चिट्ठियां नहीं आ रही।
क्योंकि सबके मन में एक फियर है कि अगर हमने जो है आउट ऑफ वे जाके कुछ करने की कोशिश किया, यद्यपि ये आउट ऑफ वे नहीं है, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं उनके हितों की बात करनी चाहिए, और कोई संगठन इसके लिए मना करता है तो वो संगठन कहीं भी ईमानदार नहीं, लेकिन कोई नहीं है। एक गणेश सिंह जी ने हिम्मत दिखाई अभी, और अब बाकी के 112 में से किसी ने तो नहीं निकला। आज हम लोग मिल के आए हैं, गणेश सिंह जी से हम लोग मिलने गए थे, उनको थैंक्स करने गए थे, तो हम लोगों को जो उनके बातचीत से लगा कि अल्टीमेटली यही है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सामने आके बातें करनी पड़ेगी, उनको बताना पड़ेगा अपनी पार्टी के अंदर, चाहे जिस पार्टी के संगठन से जुड़े हुए लोग, खास करके बीजेपी। तो जब ये नहीं हो रहा, क्या रिस्पॉन्स था गणेश सिंह जी का? डर लग रहा होगा कि उनका तो टिकट गया। कोई बोल तो नहीं सकते हैं, लेकिन आप समझ रहे हैं ना, ये सिचुएशन तो है। वो हम लोग, उन्होंने नहीं बोला, लेकिन आसपास जो लोग बैठे हैं उनके अंदर ये डिस्कशन का हिस्सा हो गया कि इन्होंने जो स्टेप किया है उनका आगे उनको दिक्कत आने वाली। और इसीलिए आप देखिए, उनके लिखने के बावजूद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है गणेश जी? चौथी बार, फोर्थ टाइम, चौथी बार। अच्छा, बीजेपी से ही? ये मुझे 2 बार तो बीजेपी से हैं, लेकिन पहले शायद किसी और दल, 2 बार तो बीजेपी, लगातार ये दोनों बार बीजेपी। तो चलिए, सुधांशु सूरज मंडल भी हमारे साथ जुड़ रहे थे, लेकिन कनेक्शन नहीं हो पा रहा है, टेक्निकली बहुत चीजें नहीं हो पाती है। और विशंबर दास जी थे। सुधांशु, एक और सवाल की मतलब क्या डर लगने लगा है अब, जिस तरह से हनी बाबू वाला पूरा मामला है कि आप ओबीसी की लड़ाई लड़ेंगे तो आपकी नौकरी चली जाएगी, आप जेल जा सकते हैं? नहीं, हनी बाबू का देखिए, हनी बाबू का जो योगदान है वो पूरे देश के अंदर 1993 से जो है ओबीसी का रिजर्वेशन लागू, एकेडमिक्स में 2007 तक रिजर्वेशन नहीं लागू, 14 साल तक नहीं लगने दिया गया, और बहुत तरह की बातें की जाती थी कि भाई ये लोग आ जाएंगे तो पूरा सिस्टम खत्म हो। जब ये लोग आए उस समय हम लोग थे, मैं जस्ट एमफिल का स्टूडेंट था, और बहुत सारे लोगों ने मिलकर 2006 में हम लोग खूब भाग दौड़ की, और वो पहला शायद वो पार्लियामेंट था यूपीए 1 वाला, जिसमें 189 मेंबर, मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा ओबीसी पार्लियामेंटेरियन थे। वो जो यूपीए 1 था 2004 से 2009 वाला, उसमें ओबीसी का एक पॉलिटिकली बहुत अच्छा दौर, और हनुमंता राव ओबीसी, उसमें ये वेलफेयर कमेटी नहीं थी, ओबीसी पार्लियामेंट्री फोरम होता है अभी भी शायद है, उसके चेयरमैन थे। और हम लोग बार बार हनुमंता राव के पास जाते थे, यूजीसी के पास भागते थे कि भाई क्यों नहीं एकेडमिक्स में आपने रिजर्वेशन दिया है, जब हमारा उसमें प्रावधान है। तो उसमें उनकी बड़ी भूमिका रहती थी, वो पेपर वर्क करना, और उसमें एकेडमिक कोर्स सोशल जस्टिस करके दिल्ली यूनिवर्सिटी में बना था, जो बाद में दिल्ली यूनिवर्सिटी ओबीसी टीचर्स फोरम बना, उसके वो सेक्रेटरी थे, और वो पेपर वर्क करते थे हनी। बाद में जो, हाँ, और बाद में जो 2008 में अर्जुन सिंह जी ने हायर एजुकेशन में एडमिशन वाला जो था, बच्चों वाला जो रिजर्वेशन लागू किया, उसमें भी उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई थी। मतलब यूनिवर्सिटी के अंदर और बाहर पेपर वर्क करना, और जब सरकार ने लागू कर दिया तो जो उसके बीच में, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई आप जो जनरल की का जो मार्क्स है उससे 10% टैक्सेशन ओबीसी को देना। तो यूनिवर्सिटी जब एडमिशन का एक मिनिमम कट ऑफ होता है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको बीए में एडमिशन लेना है तो उसका मिनिमम कट ऑफ 60%, पहले 45%, 50%। तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का मतलब था कि 60% का 10% तक आपको माइनस जाना है, मतलब 60 निकाल लीजिए तो मतलब 54% भी मार्क्स अगर किसी बच्चे का है और उसका आ रहा है तो उसको ड्यू में एडमिशन देना। इन लोगों ने क्या चालाकी करी थी कि जनरल का जो कट ऑफ निकालते थे, मान लीजिए जनरल का 90% कट ऑफ निकाल दिया और उसका 10% माइनस कर दिया, तो 10% निकाल दिया तो जी बन गया 81% के आसपास ओबीसी का हो गया। 81% तक में अगर बच्चे आ गए तो ठीक है, नहीं तो वो सीट को जो है लोग खाली छोड़। उसमें हम लोगों ने और केस लड़ा था, और उसमें हनी बाबू उसमें बड़ी भूमिका थी। आज जो है उनकी स्थिति देखिए, तो ये चीजें तो हो ही रही है कि जो सोशल जस्टिस की बात करेगा, जो जी, एक ओबीसी के प्रोफेसर की गिरफ्तारी हुई है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, हैनी बाबू नाम था, वो आरक्षण के लिए लगातार लड़ रहे थे, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, केंद्र सरकार जो है जो सही बात कह रहा है, उनके खिलाफ जो कार्रवाई करने का काम करे उसकी हम निंदा करते हैं, और ये कहना चाहेंगे कि जुल्मी कब तक जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से। आज देर भले लेकिन अंधेर नहीं है, ठीक है, आज उनके हाथ में सत्ता है, कल जब नहीं रहेगी तो अपने लिए वो ख्याल रखें कि उनका क्या हाल होगा। ऐसे लोगों को, जो विद्वान लोग हैं, प्रोफेसर लोग हैं, जो सही बात निंदक नहीं राखे आंगन कुटी छवा, तो कबीरदास जी ने भी कहा। तो जो लोग आलोचना करने का मतलब ये है कि सरकार को चेतावना देना, उनको सुझाव देना
इसका मतलब नहीं है कि उसको जेल भेज देना। प्रोफेसर साहब ने जो काम किया तो उन्होंने जन जागरण की बात कही, अपने अधिकारों की बात कही, तो उनके खिलाफ जो कार्रवाई वो गलत है। चलिए, कुछ लोग तकनीक वजह से हमारे साथ जैन जिज्ञासु जुड़ने वाले थे, सूरज मंडल जुड़ने वाले थे, नहीं जुड़ पाए। शुक्रिया आप दोनों लोग का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मैं फिर कह रहा हूँ, टीवी अखबार में इन सब खबरों की आपको जानकारी नहीं मिलेगी, क्योंकि उनका जयंत जुड़ गए। जयंत, एक सवाल लेंगे, हम लोग आ गए हैं। जयंत, आवाज आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल। जयंत, क्या कहेंगे? हनी बाबू की गिरफ्तारी हुई है, निषाद जी थे हमारे साथ और सुधांशु थे डुड्डा से। क्या कहेंगे कि अब वो दौर आ गया है जब आप हक की बात भी करेंगे तो आपकी गिरफ्तारी हो जाएगी, क्योंकि वो ओबीसी आरक्षण को लेकर लगातार लड़ रहे थे। दरअसल यह इस बात का संकेत है कि आज की तारीख में अगर जन मुद्दों को लेकर और शिक्षा के हित से जुड़े हुए सवालों को लेकर आप मुखरता से अफर्मेटिव एक्शन पर अगर आप बात करने वाले लोगों में से हैं तो कभी भी कहीं से भी उठा लिए जा सकते हैं। तो ये बहुत खतरनाक दौर है और हनी बाबू ऐसे चंद लोगों में शुमार रहे हैं जिन्होंने तब दिल्ली विश्वविद्यालय से लेकर बल्कि दिल्ली के जितनी यूनिवर्सिटीज हैं वहाँ के टीचर्स और स्टूडेंट्स के साथ समन्वय बनाकर न सिर्फ सड़क पर उतरे, न सिर्फ परिसर में लड़े, बल्कि अदालत तक में उन्होंने बहुत कायदे से ड्राफ्टिंग करी। उन तमाम मुद्दों पर अभी बता ही रहे थे सुधांशु जी कि किस तरह से ओबीसी रिजर्वेशन लागू होने के बावजूद यूनिवर्सिटी में उसका कोई असर नहीं था, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा था। और उन तमाम पेचीदगियों के बीच हनी बाबू जिस तरह से लगे रहे उससे ताकत मिलती थी। जेएनयू में तो जब आपके एडमिशन वगैरह में जब अर्जुन सिंह ने रिजर्वेशन दिया था हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, जी कंटिन्यू कीजिए। हाँ जी, तो वो भी एक चरण में नहीं लागू हुआ ओबीसी रिजर्वेशन, तीन स्टेजेस में उसको इम्प्लीमेंट किया गया। तो उसको ये सब तो परेशानी रही है। इसलिए हनी बाबू के साथ खड़ा होना दरअसल लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ खड़ा होना है। अगर हम चुप रहेंगे तो फिर किसी का भी नंबर आ सकता है वो अगला। क्या लग रहा है जयंत, एक सवाल है, क्या जो बहुजन नेता हैं, चाहे एससी एसटी ओबीसी के जो लीडरशिप है, वो वहां बीजेपी से राजनीति सीखनी चाहिए? एक पुजारी की क्रिमिनल एक्ट में हत्या होती है, पूरा बीजेपी सड़कों पर आ जाती है। हमारे जो नेता हैं, खासकर जो बहुजन नेता है, मैं नाम ले लूंगा, चाहे वो तेजस्वी हो, चाहे पप्पू यादव हो, मायावती हो, अखिलेश हो, हेमंत सोरेन हो, या करुणानिधि के बेटे स्टालिन हो, ये सब अपने अपने कंफर्ट जोन में, इनको अपने इंटेलेक्चुअल से, अपने डॉक्टर से, इंजीनियर से, प्रोफेसर से, अपने जनता से भी कोई लेना देना नहीं है। शंभू भाई, दरअसल जहां तक तेजस्वी जी का मामला है इन पर्टिकुलर, तो मुझे लगता है कि बाकी नेताओं और साउथ में स्टालिन वगैरह का भी अपना संघर्ष है, लेकिन समकालीन वक्त में जो भी जरूरी मसाइल रहे हैं उस पर मुखरता से तेजस्वी जी ने स्टैंड लिया है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और आप भी लगातार रिपोर्टिंग करते रहे हैं, उनको कवर करते रहे, नजदीक से उनको जानते रहे हैं, चाहे वो SC/ST एक्ट में छेड़छाड़ का मामला हो, चाहे रोहित वेमुला का मामला हो, या सीट कट हो गया था जिसका सबसे ज्यादा खामियाजा इसी बहुजन समाज के रिसर्चर्स को भुगतना पड़ता था, तब भी उन्होंने आवाज उठाई। या फिर फॉरेस्ट एक्ट में छेड़छाड़ हो, और हनी बाबू की जो अभी गिरफ्तारी हुई है उसमें भी मनोज जी ने, मनोज जी ने आरजेडी की तरफ से ट्वीट किया है। जयंत, क्या ये भी वजह हो सकती है कि चूंकि आपके पास अखबार नहीं है, टेलीविजन, इसलिए आपके नेता का वो भी बयान या वो जैसे तेजस्वी बाढ़ पीड़ितों से मिल रहे हैं वो नहीं दिख रहा है? इसको लेकर सोशल मीडिया पर भी तो एक्टिविटी बढ़ाई जा सकती थी। नहीं, सोशल मीडिया पर तो मान लीजिए अब बदले हुए हालात में जिस तरह से लोग वर्चुअल रैली कर रहे हैं जेडीयू वगैरह के, भले वो 10 लोग लाइव सुन रहे हों या 30 लोग, लेकिन वैसे हालात में भी जो मान लीजिए भोला पासवान शास्त्री जी के परिवार के ऊपर खाद्यान्न का संकट था, उनसे मिलना, या वो जो मुजफ्फरपुर में एक बहुत मासूम बच्चे दो हैं, वो टोडलर, उनकी माँ की मौत हो जाती है,
उनके परिवार तक पहुंचना, दरभंगा में ज्योति तक ले जाना, मेरा ख्याल है कि तेजस्वी जी अभी बहुत जरूरी जो सबसे अहम ये वजूद का संकट है, उसमें लगातार लोगों से मिल रहे हैं स्वास्थ्य को सेवा को लेकर, जो लचर स्वास्थ्य सेवा है, सवाल खड़े कर रहे हैं। अभी हेल्थ सेक्रेटरी को बदल दिया है, लेकिन ये बदलने से तो कोई बहुत अच्छी स्थिति हो जाएगी इसकी उम्मीद हमको नहीं दिखती, क्योंकि जो प्रत्यय अमृत में आपदा प्रबंधन विभाग के। जी नमस्कार। ये हनी बाबू के साथ खड़ा होना बहुत आवश्यक है। हनी बाबू को टारगेट किया गया है और टारगेट करने का मकसद मैं समझता हूँ ये है कि ये समझते हैं कि धार्मिक रूप से कैसे इसका ये, आपको शायद पता ना हो, अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं हनी बाबू, और ये जानबूझकर टारगेट में तो हम लोग भी होंगे, मैं समझता हूँ सुधांशु जी भी होंगे, वो बताते हैं कि किस तरह से आजकल हम लोग के मोबाइल के कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम हो रहा है शंभू जी, और राजेश पासवान जी तो थोड़ा आप सुनिए, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ओबीसी के लोग हैं सारे, और आपके सूरज मंडल जो है बीपी मंडल साहब के परिवार से हैं, देखिए किस तरह से थ्रीट किया जा रहा है। क्या बताइए सूरज जी, आगे बताइए। हाँ, तो ये दिल्ली विश्वविद्यालय में 2 बार हनी बाबू को टारगेट किया गया है। ये दूसरी बात, ओबीसी कैटेगरी से आते हैं ना जी, और हाल में उन्होंने ओबीसी रिजर्वेशन पर काफी काम किया, आर्टिकल्स दिए हैं, और ये जब देखते हैं कि अक्रॉस भारत के विभिन्न राज्यों से, उत्तर प्रदेश और बिहार का सिर्फ संदर्भ नहीं है, ये केरल के रहने दिल्ली में पढ़ाते हैं, तो इस स्थिति में ये टारगेट कर रहे हैं। और सबसे बड़ा जो भीमा कोरेगांव का जो नैरेटिव है, उस नैरेटिव को स्कटल करने के लिए, उसको ये बताने के लिए कि ये सारे माओवादी हैं, और माओवादी अगर हैं तो इनको जेल में डालना उचित है, ये मंशा मैं समझता हूँ शासन की है। और इसका मुकाबला करना सिर्फ दिल्ली विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों का कर्तव्य नहीं है। आपके माध्यम से जो आपने ये संदेश दिया है, और मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा सवाल है जिसको अखिलेश जी, तेजस्वी जी, स्टालिन जो डीएमके के नेता हैं, और यहाँ तक कि महाराष्ट्र में जो हमारे नेता हैं, उनको ये सब को एड्रेस करना होगा। और भारतीय जनता पार्टी ने इसमें लीड लिया। मैं बधाई देता हूं कि जो एमपीज हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो क्रीमी लेयर पर बोल रहे हैं, लेकिन ओबीसी क्रीमी लेयर पर हमारे नेता, जिनसे हम उम्मीद करते थे अखिलेश जी, जिनसे हम उम्मीद करते थे तेजस्वी जी, वो चुप साधे बैठे हैं। ये बहुत ही हम लोगों के लिए एक तरह से जो ऐसा लग रहा है जैसे कि हम लोग के राजनीतिक रूप से हम लोग की पहचान का, हम लोग की बात करने वाला कोई बच नहीं गया है। तो ये अजीब बात है कि उत्तर प्रदेश के 3 सांसद ओबीसी क्रीमी लेयर पर पत्र लिखते हैं प्रधानमंत्री को, और जो गणेश सिंह जी अपील करते हैं, तो उनके इशू को रेज करने वाले जो विपक्ष के लोग होना चाहिए। मनोज झा ने ट्वीट किया है, ट्वीट करने से काम नहीं चलेगा। और ये जो हनी बाबू पर हमला है, ये संविधान पर हमला है, ये हमारे जो राइट्स हैं उन पर हमला है। शिक्षकों की जो एक आज आवाज सुनी जा रही है, उनको ये बताने के लिए ये हमला किया गया है कि तुम चुप रहो, अगला नंबर तुम्हारा रहेगा। और अगर ऐसा हुआ तो जो भी बची कुछ आवाजें हैं जो आज संविधान के लिए उठती हैं, जो हमारे अधिकारों के लिए उठती हैं, वो सारे आवाज को स्कटल करके उनको एक तरह से बंद कर दिया जाएगा। तो मैं धन्यवाद देता हूँ शंभू जी की नेशनल दस्तक के माध्यम से आपने हनी बाबू के इस अनैतिक गिरफ्तारी का प्रश्न उठाया है। और मैं देश के तमाम कोनों में जो हमारे सभी संविधान प्रेमी भाई और बहन हैं, उनसे अपील करता हूं कि वो हनी बाबू के गिरफ्तारी का वैसे ही विरोध करें जैसे अंग्रेजों के शासन का विरोध किया गया था, तानाशाही का विरोध किया गया था, या किसी समय में इंदिरा गांधी के इमरजेंसी का विरोध किया गया था, वैसे ही दिसंबर जी आप तो लंबे समय से संसद में भी है, ऐसी सरकार देखी थी आपने? और अखिलेश जी से क्या बातचीत होती है, तो क्या वो उनकी भी चिंता है जिस तरह से लोग की गिरफ्तारी हो रही है, खासकर यूपी में? तो यूपी तो एफआईआर स्टेट लोग कहने लगे कि एफआईआर प्रदेश है। शंभू जी, माननीय अखिलेश यादव जी पूरी तरह से लड़ाई लड़ रहे हैं, और उनके दिशा निर्देश पे ही पूरे उत्तर प्रदेश में जो है नौजवान
सड़कों पे उतरते हैं और जितनी भी घटनाएं हुई हैं लॉकडाउन के पीरियड में, चाहे मदद करने वाला मामला हो या जो भी घटनाएं हुई हैं, जो लोग लॉकडाउन पीरियड में शहीद हुए हैं उनको भी आर्थिक सहायता पहुंचाने का काम इस समय जितने भी यूपी में घटनाएं हो रही हैं, जहाँ सरकार नहीं पहुंच रही है वहाँ अखिलेश यादव जी के हाथ मदद के लिए पहुंचते हैं। पूरी तरह से अखिलेश यादव जी जो है काम कर रहे हैं और उनके ही तरफ से हम लोग जो है ओबीसी आरक्षण की बात कर रहे हैं और पूरी लड़ाई लड़े। हम इंतजार है केवल पार्लियामेंट की असेंबली की। जैसे पार्लियामेंट असेंबली आएगी तो समाजवादी पार्टी की तरफ से पूरी लड़ाई लड़ी जाएगी आरक्षण की, क्रीमी लेयर की, जो भी है, जितने भी इन्होंने ऑर्डिनेंस जारी किए हैं जो आम जन के खिलाफ हैं और ओबीसी एससी एसटी के खिलाफ हैं, उनके खिलाफ जो है समाजवादी पार्टी खड़ी होगी सदन के अंदर। उम्मीद करते हैं शंभू जी कि अखिलेश जी का ट्वीट कल हनी बाबू पर आएगा, तेजस्वी जी खुद ट्वीट करेंगे या किसी भी माध्यम से इस गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं। आपके माध्यम से हम उम्मीद कर रहे हैं अखिलेश जी से भी और तेजस्वी जी जी हैं आपके साथ जुड़े, हो सकता है वो बताएं तो हो सकता है बात बने, कुछ बात अखिलेश जी। हाँ, उनको भी मैं अपील करता हूँ कि वो हमारी बात को दिसंबर निषाद पहुंचाएंगे। दिसंबर निषाद पहले ओबीसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जिन्होंने प्रधानमंत्री को क्रीमी लेयर पर चिट्ठी लिखी है। जी जी जी, मैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ फेसबुक पर। जयंत क्या लग रहा है, एक जो क्या देख रहे हैं आप, एक डर है, एक डर जो है, इस तरह की चीजें होती रहती है राजनीति में। इंदिरा गांधी का दौर भी लोगों ने देखा है, बात उससे आगे बढ़ गई है। जो इंदिरा गांधी से ज्यादा बुरा वक्त दौर है या लोग डर सहम गए हैं, कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति कम हो गई है। जो मार्जिनलाइज सेक्शन के नेता हैं वो कहीं ना कहीं कंफर्ट जोन में है या इच्छा शक्ति कम है, या अब नए युवाओं की बारी है कि वो नए युवा आप जैसे लोग आए और जो एस्टैब्लिश लीडरशिप है वो कहीं ना कहीं कंफर्ट जोन में चली गई। ईमानदारी से बताइए। नहीं, मैं आपको इसलिए बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि आप बहुत एक किस्म से पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर रहे हैं। खास करके जब से मैंडेट का एब्डक्शन हुआ बिहार में, तब से आप लगातार कवर कर रहे हैं लालू जी को भी, तेजस्वी जी को भी। आप खुद बताइए कि इस देश और दुनिया में मानवता से जुड़ा हुआ कोई ऐसा इशू हो जिस पर कि वोकल होके, जिस पर आर्टिकुलेट ढंग से तेजस्वी जी ने आवाज न उठाई हो। जहां तक क्रीमी लेयर का सवाल है, तो क्रीमी लेयर में सैलरी और जो आपका एग्रीकल्चर से इनकम होता है उसको ग्रॉस इनकम दिखाने के हम लोग तो उसमें शामिल होने के शुरू से खिलाफ रहे। और हम जब यह बात बोल रहे हैं तो जवाबदेही के साथ बोल रहे हैं कि हमारी पार्टी इस तरह के तिक्रम और इस तरह के बहुजन विरोधी फैसले के पूरी तरह खिलाफ है। जहां तक हनी बाबू का सवाल है, तो आप जान रहे हैं कि मनोज जी वहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के ही टीचर हैं, सूरज मंडल जी वहीं के टीचर हैं, तो जो भी दिल्ली में बैठकर करीब से हनी बाबू को जान रहे हैं, सबसे ज्यादा जरूरी था कि उन लोगों का बयान आए। अब मनोज जी के बयान देने का मतलब यह नहीं है कि मनोज जी एक व्यक्ति विशेष या इंडिविजुअल कैपेसिटी में बयान दे रहे हैं, बल्कि वो आरजेडी की ओर से बयान दे रहे हैं। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। और जहां तक तेजस्वी जी की बात है, तो हम निश्चित रूप से हम यह कहना चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में सूरज भाई खुद उस आयोजन समिति के प्रमुख अंग रहे हैं, संविधान बचाओ संघर्ष समिति के, और इनके हम सबके बुलावे पर तेजस्वी जी आए थे और एक बात उन्होंने कही थी, नजामत कर रहे थे सूरज मंडल जी, संचालन। तेजस्वी जी ने कही बात कि भले हमको एक भी सीट नहीं हासिल हो, लेकिन संविधान को कुचले जाने के हर कुत्सित प्रयास के खिलाफ राजद, हमारी पूरी पार्टी और हम खड़े रहेंगे। तो सूरज जी ने कहा कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों लगता है तेजस्वी जी, एक भी सीट काहे नहीं आएगी, जोर न्याय के अखरों में रहे हैं। तो हमको लगता है कि सूरज मंडल जी यही उम्मीद कर रहे हैं कि बेहतर हो और हर इस तरह इशू पर सामने। आरजेडी पूरी तरह से इस तरह की गिरफ्तारी के खिलाफ है और हम मुखालफत करते रहेंगे। हनी बाबू के पक्ष में सिर्फ आरजेडी नहीं, बल्कि जितने बहुजन समाज के और लोकतांत्रिक पक्षधरता के हिमायती लोग हैं, उन सबको इसके खिलाफ उठ खड़ा होना चाहिए। अलग अलग विश्वविद्यालयों के जो छात्र संघ के अध्यक्ष हैं या स्टूडेंट यूनियन है, उनको भी आवाज बुलंद करनी चाहिए। सूरज जी, लास्ट कमेंट क्या, एक जिंदा संगठन है। देश के लोगों से क्या कहेंगे आप?
ये बहुत ही, आप जो अभी प्रश्न पूछे जयंत भाई से, वो प्रश्न की क्या इमरजेंसी से भी बुरा दर है? निश्चित तौर से इमरजेंसी में तो दिख रहा था, यहाँ दिख नहीं रहा है। लेकिन जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है, जिस तरह से जजों को की जिंदगी समाप्त हो रही है, जिस तरह से लोगों की जान आज हथेली पर रख के लोग अपने काम कर रहे हैं, जिस तरह से संजीव भट्ट को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है, डॉक्टर काफिल को भेजा गया है, और वो अभी तक उनको बेल नहीं मिल रहा है, और एक से एक क्रिमिनल्स जैसे ये हमारे उत्तर प्रदेश में जिन पर पूरे के पूरे परिवार को जो जिनका वो रेप किए, और उस परिवार विकास दुबे का जो था ये सिंगर, विकास दुबे नहीं सिंगर जो है, सिंगर में वाले एपिसोड। तो शंभू जी, ये बहुत खतरनाक दौर है। इस दौर में आप खड़े हैं, बड़ी बात है। आपके साथ हम बोल रहे हैं, ये भी एक बड़ी बात है। लेकिन अगर देश की जनता खड़ी हो जाएगी, और मैं अपील करता हूँ, हाथ जोड़ के अपील करता हूँ पूरे समाज से, पूरे हमारे सिर्फ पिछड़े वर्ग नहीं शंभू जी, तमाम ऐसे लोग जो देश के आजादी के लिए जो कुर्बानियां दी गई थी, जो देखे थे कि किस तरह से देश आजाद हुआ है, आज जो PSUs को बेचा जा रहा है औने पौने दाम पर, हमारे जो धरोहर को समाप्त किया जा रहा है, देश के जो पैसे हैं उसको खत्म किया जा रहा है, उसके खिलाफ नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? जिनकी नौकरी जा रही है, जिनको कहा जा रहा है आपको पेंशन नहीं मिलेगा, रेलवे के 36,000 और ये ONGC और ऐसे लोगों को कहा जा रहा है कि अगर तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है तो तुम इस्तीफा देके चले जाओ। कौन होते हैं इनके बाप के नहीं है हिंदुस्तान। निषाद जी, कभी राजनीति करते तो इतना डर लग रहा था जितना आज लग रहा है? हमें लग रहा है कि एक तरह से देश में हिटलर शासन चल रहा है। लोगों को जिस तरह से लोगों की नौकरियां चली गई, रोजगार चले गए, और हर वर्ग का, छोटा व्यापारी से लगा के मजदूर से लगा के सब परेशान है, और केवल लोगों के साथ ऐसा झूठ फरेब बता रहे हैं कि 80 करोड़ परिवार के लोगों को हम खाद्यान्न दे रहे हैं। पता नहीं देश का मीडिया, जो गोदी मीडिया है, वही कह रहा है कि 80 करोड़ परिवार, एक परिवार में कितने लोग होते हैं? हम तो डिबेट में बैठे, पूछा तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जवाब नहीं दे पाए। तो ये पूरी तरह से अघोषित इमरजेंसी का ये, इसमें सब लोगों को, जितने लोग हैं, सब लोगों को एक होकर इनके खिलाफ लड़ाई लड़ना पड़ेगा। ये समय आ रहा है। दांशु, लास्ट कमेंट, क्या लग रहा है आपको? डर लग रहा है? नौकरी का डर ज्यादा है, जान का डर ज्यादा है, या संविधान का डर ज्यादा है, या तीनों का डर एक साथ? संविधान तो मूल है, संविधान तो मूल है, और ये पिछले 5 साल से हम लोग बार बार इस बात को उठाए रहे हैं कि भाई संविधान खतरे में। मैं एक चीज उदाहरण देता हूँ, राजस्थान में जो हो रहा है उसको जरा गौर से देखिए। वहां का चीफ मिनिस्टर ये कह रहा है कि मुझे बहुमत साबित करने दो, राज्यपाल कहता है कि हम बहुमत साबित नहीं कराना चाहते। उधर जो है कोई और पार्टी को मिला लिया है कांग्रेस ने, उसका अपना प्रॉब्लम है, उसके लिए लड़ने की कोई और पार्टी जा रहा है। साफ बोलिए, सुनिए, यही गहलोत साहब हैं जो आज पार्टी तोड़ने का रोना रो रहे हैं और कोर्ट जा रहे हैं। इन्होंने BSP के 6 विधायकों को अपनी पार्टी में ले लिया। सुनिए, कह रहा हूं मैं उसको, वो बिल्कुल गलत। अभी निषाद, सुनिए, विशंबर निषाद जी ने कहा है, हम लोग के साथ दिक्कत है, कभी कुआं बचने के लिए खाई में गिर जाते हैं। यही कांग्रेस है। विशंबर निषाद जी ने कहा है, सारी वही पॉलिसी बीजेपी इंप्लीमेंट कर रही है जो कांग्रेस लाना चाहती थी। जब आप दो चीज देखिए, आज मायावती, सुनिए, मायावती कह रही है कि हम कोर्ट जाएंगे। आप एक बताइए, RJD के खिलाफ कांग्रेस चुनाव लड़ेगी? अभी कांग्रेस के सारे नेता RJD के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं बिहार में। यूपी में अखिलेश यादव के साथ खड़ी होगी कांग्रेस, या BSP के साथ? कांग्रेस ही लड़ेंगे। मैं कांग्रेस को करीब से जानता हूं। मैंने गुजरात में, छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में गठबंधन कराने की कोशिश की थी। पता है कांग्रेस नेताओं का क्या बयान था? कि अगर हमने यहाँ BSP से या सपा से गठबंधन कर लिया तो हमारी पार्टी खत्म हो जाएगी। हम बिहार, यूपी में देख चुके हैं। नहीं, मैं आप शायद मेरी बात को आप कहीं और ले जा रहे हैं। सुन
भाई कांग्रेस पूरी का बात सुन लीजिएगा, ठीक है, आप बोले, मैं पूरी बात रखता हूँ, क्योंकि कई बार ना मिसअंडरस्टैंड। तो मैंने बात, कांग्रेस चाहती है कि गुटखा भी हम बेचे और अस्पताल भी हम खोले, मतलब या तो हम आए या बीजेपी आए, कोई SC ST OBC माइनॉरिटी का लीडरशिप वाला नेता ना आए। ये कांग्रेस की निजी राय है और इस देश का मुसलमान इसको नहीं समझ रहा है। आप बताइए, मायावती, देखिए मैं कुछ और कह रहा हूँ, मायावती की पार्टी को आप तोड़ेंगे तो मायावती नहीं, सुधांशु जी कुछ दूसरी बात कर रहे हैं। अरे आप देखिए, फिर वही बात होगी ना, क्योंकि लोग दूसरा अर्थ ले लेंगे। अभी मैं मेरी बात सुन लीजिए, मैं पूरा बोलने देते तो आपको शायद इतना बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं ये कह रहा हूँ, मायावती की जो किया अशोक गहलोत ने, उसका प्रतिकार करने का हक पूरा मायावती जी के पास है, लेकिन उसकी पैरवी करने के लिए बीजेपी को खड़ा होने का क्या मतलब? पहला बात तो ये है, मैं वो चीज कहना चाहूँ। दूसरी बात, अक्रॉस द, भाई कांग्रेस कोई दूध की धुली होती तो आज 70 साल में तो 60 साल उन्हीं का शासन रहा है ना सर, और 60 साल के शासन के बाद हम लोग आज भी आरक्षण के लिए लड़ रहे हैं, तो इसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार तो कांग्रेस है। उसमें हमको कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं है, और मैं ओपन उसमें मत सोचिए कि मैं कोई उनको, मैं केवल ये बता रहा हूँ कि किस तरीके से संविधान की धज्जियां उड़ाने की कोशिश ये सरकार कर रही है। कोई भी चीज, मतलब एक शेमलेसली, एक होता है कि थोड़ा पर्दा रखा जाता है, खुले में खरीद बिक्री चल रहा है विधायकों का, और रिकॉर्ड जारी होता है कि उसने उसको खरीद लिया, उसने उसको इतने करोड़ का ऑफर दे दिया। तो जब आप जो मूल आत्मा है जिन चीजों का, डर क्यों नहीं लगे? आपकी और हमारी ताकत क्या थी? आपकी और हमारी ताकत ये थी कि भाई कितना भी कुछ हो जाएगा, कम से कम देश संविधान से तो चलेगा। मैंने शुरू में ही स्टेटमेंट में कहा था कि भाई आज पार्लियामेंट को बाईपास पास करके एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से चीजें लागू करवाई जा रही। तो पार्लियामेंट, जिस पार्लियामेंट को तो चरण स्पर्श करके मोदी साहब घुसे थे पार्लियामेंट के अंदर, आज उसको पूरी तरह से धज्जी उड़ा के रख दिया। एक से एक फैसले जो है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पे आप करे जा रहे हो। मध्य प्रदेश में करेंगे, चूंकि सांसद जी को भी जानना है आप लोग। उसमें देखिए दूसरी चीज है, सवाल है, क्या हम आजादी के पहले चले गए हैं? वर्ण व्यवस्था में हम लगभग घुस चुके हैं? बस छोटा छोटा कमेंट दीजिए सब लोग। दोबारा प्रश्न पूछिए सर। क्या हम आजादी के पहले चले गए हैं, वर्ण व्यवस्था में घुस गए हैं? अब मतलब जो संविधान में था SC ST OBC माइनॉरिटी, अब क्या हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अछूत, चाहे वो राजनीति हो चाहे इकोनॉमी हो, ये लागू होगा? नहीं, अगर मुझे परमिशन दिया जाए तो। हाँ, सब लोग के लिए सवाल है, छोटा छोटा कमेंट बस। हाँ, बस ये कमेंट ये है कि आज जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अब सत्ता में है, सत्ता में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, उसकी मंशा बिल्कुल यही है। लेकिन उस मंशा के आरे दो लोग आ रहे हैं। पहला तो संविधान आ रहा है, और दूसरा कुछ जागरूक लोग जो आज आपके साथ और हमारे साथ कहीं दिख जाते हैं, शहरों गांव भी जगह पे हैं, वो इसका प्रतिरोध कर रहे हैं। ऐसा नहीं होने के संकल्प हमारा है, लेकिन ऐसा हो रहा है, ऐसा कराने का जबरन प्रयास है। और इससे भी आगे जाकर, जिस समय गर्दन में वो मिट्टी का बर्तन और कमर में झाड़ू लगा के पेशवा राज में जो स्थिति थी, वो स्थिति लाने का प्रयास किया जा रहा है। तो मैं समझता हूं कि भारत की जनता ये बात समझे और इसका विरोध करे, यही विनती। जयंत जी, ये तो मैं पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूँ सूरज जी से, और ये सच है कि आज जिस तरह से न्यू एजुकेशन पॉलिसी सरकार ने लाई, उसका सबसे ज्यादा खामियाजा जो मार्जिनलाइज सेक्शन के बच्चे हैं उनको भुगतना पड़ेगा। और जब मैं यह बात कह रहा हूँ तो एक अरसे से मैं आपके चैनल पर भी, आपके वेबसाइट पर भी इस बात को दोहराता रहा हूँ कि यह जब 62 शैक्षणिक संस्थानों को ऑटोनॉमी देने जा रही थी सरकार 2018 में, बड़ा मार्च निकला था और जंतर मंतर पर कल काफी उसमें पुलिस वगैरह ने लाठी पानी ये सब बरसाए। अब उस समय से कह रहे हैं कि ये भारतीय शिक्षा व्यवस्था का कंप्लीट गलगोटियाइजेशन, लवलियाइजेशन, नाटराइजेशन, अशोकाइजेशन, मस्तनाथाइजेशन है। और इससे अगर नहीं बचा पाएंगे हम, तो जो पहला जनरेशन अभी दाखिल हो रहा है विश्वविद्यालय की चारदीवारी, वो नहीं होने पाएगा। एक नई शिक्षा नीति लेकर राजीव गांधी जी आए थे, उनका यही था मैंने मोटो कि भाई रोजगारोन्मुखी शिक्षा हम देंगे, कुछ जनरेट होगा एम्प्लॉयमेंट। और अभी जो ये साहब लाए हैं, ये शिक्षा मंत्रालय नाम कर देने से तो कुछ बहुत फर्क पड़ने वाला नहीं है। हर जगह आपने उसको एक तरह से प्राइवेटाइजेशन की तरफ धकेलना शुरू किया है, और सरकारी संस्थान जो बहुत उच्च स्तरीय थे उनकी हालत ऐसी बना देंगे ये
परमानेंट टीचर्स की बहाली नहीं करके कि खुद ब खुद लोग कहने लगेंगे कि इस संस्थान की तो हालत खराब है, इसको प्राइवेट हाथों में दे दो, जैसे एयर इंडिया को का भट्ठा बैठा के उसको दे रहे हैं, रेलवे का निजीकरण कर रहे हैं, वैसे ही शैक्षणिक संस्थानों का ये करने जा रहे हैं। और ये बहुत चिंताजनक बात है, ये बहुत चिंताजनक बात है, क्योंकि ऐसे भी चंद प्रतिशत लोग उच्च शिक्षा की ओर मुखातिब हो पाते हैं, और अभी जो बजट एलोकेट होता है वो इतना नाकाफी है जी कि उससे कुछ देखिए सर, ऐसा है, लोकतंत्र का मतलब हमारे लिए क्या था? सत्ता में भागीदारी। और सत्ता में भागीदारी का मतलब ये नहीं था कि खाली एमएलए, एमपी, मुख्यमंत्री और ये बन जाए, विधायक बन जाए। सत्ता में भागीदारी का मतलब था कि आईएएस बने, आईपीएस बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, नौकरी करें और हर जगह बैठ के पॉलिसी डिसीजन करें, पॉलिसी मेकिंग करें। जब सब कुछ प्राइवेट हाथ में बेच देगी ये सरकार, जो लगातार हो रहा है, आप सोचिए कि एक साथ 23 पीएसयू को बेचने की तैयारी है, एयर इंडिया को बेचने की तैयारी है। आज जो इन्होंने, ये जयंत जी कह रहे थे शिक्षा मंत्रालय नाम रखा है इन्होंने, बेसिकली उसका नाम नीतिकरण मंत्रालय रखना चाहिए। पूरे ड्राफ्ट को पढ़ के देखिए, शिक्षा को बेचने का मंत्रालय का नाम, उसका नाम बदल के नीतिकरण मंत्रालय रख देना चाहिए। और आईएएस आईपीएस में आप जो है लेटरल एंट्री ले आए हो, तो हमारी जब सत्ता में भागीदारी नहीं होगी तो उसके बाद हम डिसीजन करेंगे कहाँ? डिसीजन तो होगा दूसरी जगह पर, और डिसीजन हमारे ऊपर थोपा जाएगा। तो वो तो जो चीजें हम जो आप कह रहे हैं उस तरफ तो हमको ले जाया जा रहा है भाई। आखिरकार हम तभी तो इस चीज को टैकल कर पा रहे थे, लड़ पा रहे थे, क्योंकि हम कुछ जगह पे पहुंच गए। और सबको जब बेच ही दिया जाएगा, रिजर्वेशन खत्म हो रहा है, रिजर्वेशन खत्म कर दिया गया, हम वहां पहुंच नहीं पाएंगे। क्योंकि देखिए, पहुंच इसलिए नहीं, कई लोग कह देंगे कि मेरिट नहीं इसलिए नहीं पहुंच पाएंगे। अभी नामवर सिंह की चिट्ठी घूम रही है ना, उसमें बड़ा मेरिट दिखता है कि कैसे अपनी जाति के लोगों को साफ साफ चिट्ठी में लिख रहा है भाई को कि वो बिल्कुल उसमें मेरिट नहीं था जी, किसी तरह से एडजस्ट कर दिया। तो ऐसे ऐसे बड़े नामवर जो है ना पूरे देश के अंदर अलग अलग संस्थानों में बहुत बड़ी नंबर है, जेएनयू के दो अनमोल रतन, दो अनमोल रत्नों ने जो है, जो नाम, ये मेरिट है, ये इनका बेसिकली मेरिट यही था। मेरिट का मतलब यही होता है। मैंने कई बार कहा, रेलवे में जानते हैं पहले पानी पाड़े लगाया जाता था इन लोगों को। बच्चा जो है 12th पास करता था, उसका पिताजी स्टेशन मास्टर होता था, अपना बेटा का नाम पानी पाड़े में लिख देता था। पानी पाड़े शायद जानते होंगे, स्टेशन में पानी पिलाने का काम है, लेकिन बेटा से वो काम नहीं करवाया जाता था। एक व्यक्ति को 500 रुपया देकर रख लिया जाता है कि तुम महीना भर पानी पिलाओ, और नाम होता था उसके बेटा को, और बाद में वो प्रमोट होकर स्टेशन मास्टर बन जाता था। ये मेरिट था। तो वो मेरिट दोबारा से लाया जा रहा है ना सर। नीति संस्थानों में कौन सा जो है एडवर्टीजमेंट आता है? कांग्रेस को क्रेडिट नहीं दे रहा, लेकिन बाबू जगजीवन राम जब रेल मंत्री बने तो पीने की नौकरी को रिजर्व कर दिया था। तो मैं कह रहा हूँ 100% बहुजनों को जो भी मिला है वो बहुजन नेता ने बियॉन्ड द पार्टी लाइन। जैसे आज बीजेपी में गणेश सिंह लड़ रहे हैं, तो ये समझना पड़ेगा इस देश की जनता को कि और उसका क्रेडिट भी कभी नहीं दिया गया उन लोगों को। डिफेंस मिनिस्टर, क्या हम आजादी के बाद 70 साल में जो सफर तय किया था, बाबा साहब का जो संघर्ष था संविधान के रूप में, हमने उसको गवा दिया है और हम फिर 70 साल पीछे चले गए हैं। सोशल जस्टिस का मुद्दा जैसे जैसे कमजोर होता जाएगा, बाबा साहब भी कमजोर होगा। आपको बता रहा हूँ, ये बड़ा स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूँ। बात यह है कि जब हमारे लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि बाबा साहब ने जो दिया वो छीना जा रहा है, तो बाबा साहब का खाली हम लोग नहीं समझ रहे हैं, हम समझा नहीं पाए जिनके कंधों पर जिम्मेदारी थी। सर समझाएंगे कैसे? हम 5-10 हैं, 5-10 आदमी 85 करोड़ आबादी को कितना समझा पाएगा? इस चीज को समझिए। निषाद जी से सवाल थे। निषाद जी, क्या हम 70 साल पीछे चले गए हैं? सारी लड़ाई संघर्ष से आप लोग का संघर्ष था, यहाँ तक पहुंचे थे, अब वो सब खत्म हो गया है? इस समय 2014 के बाद जो देश के हालात हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से कार्यपालिका व्यवस्थापिका में कब्जा करके न्यायपालिका को प्रभावित कर दिया, और इससे लोकतंत्र खतरे में आ गया है देश का। क्योंकि चलिए कोई नहीं, मैं लास्ट कमेंट देके खत्म करता हूं। ये वीडियो आपको अखबार टेलीविजन पर नहीं दिखेगा, यही देखना पड़ेगा। इस मुद्दे पर बात नहीं करेंगे क्योंकि वहां आपकी भागीदारी नहीं है। और एक और बात बता दूं, मैं जानता हूं नेशनल दस्तक जो पढ़े लिखे लोग देख रहे हैं उनको मैं बता दूं, आपने तो नौकरी कर लिया, लेकिन जाति की वजह से आपका बच्चा अगर नौकरी नहीं कर पाया तो वो फिर उसी तरह हो जाएगा जैसे आज बहुजन जो ठेला चलाता है, रिक्शा चलाता है, फल बेचता है, मजदूरी करता है। इस देश की जो जातिवादी व्यवस्था है, मनुवादी व्यवस्था है, उसको मजदूरों से कोई दिक्कत नहीं है।
वो चाहता है कि मजदूर बना रहे ताकि उनको सहूलियत मिलती रहे। जो कलेक्टर इलेक्शन एसपी डीएम या एमपी बने हैं उनके बच्चों को पूरी तरह से मजदूर बना दिया जाएगा। तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी, अगर आप पढ़े लिखे चाहते हैं कि आने वाली नस्लें आपका मजदूर ना हो, तो आपको लड़ना पड़ेगा। जो मजदूर मेरा बाप है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो हम जैसे व्हाइट कॉलर वाले पढ़ लिख के कॉलेज, यूनिवर्सिटी, नौकरी चाकरी, पत्रकारिता में पहुंचे हैं, अगर आपको लगता है कि आपका काम नहीं है तो आपकी तो जैसे तैसे कट जाएगी। आपके बच्चों को फिर वही झेलना होगा, क्योंकि जाति उसके साथ चल रही है। इसलिए राजेंद्र प्रसाद सिंह की एक लाइन बता देता हूं कि अगर आप SC ST OBC माइनॉरिटी है तो नौकरी तो आप पा लिए हैं, जब आप सम्मान से नौकरी नहीं कर पा रहे तो आपकी आने वाली नस्लें जिसके पास अब नौकरी भी नहीं रहेगी उसका क्या होगा। ये मेरी लाइन थी। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, आप लोग सहमत हैं या नहीं? शंभू जी, दरअसल जितनी भी लड़ाइयों की हम लोग यहाँ पर जद्दोजहद कर रहे हैं, पूरी तरह से खतरे में है। उसका एक ही इलाज है कि इस सरकार को बदला जाए। इस सरकार को बदले बगैर ना तो हम न्यायपालिका में कोई तब्दीली ला पाएंगे। कितने दिनों से ये मांग है कि अपर जुडिशरी में रिजर्वेशन हो, ऑल इंडिया जुडिशियल कमीशन जो बने जैसे यूपीएससी की तर्ज पर, तब उसके जरिए हो तो ये का जो कलंक है वो भी खत्म होगा। आप 400 डिप्टी डायरेक्टर की बहाली लेटरल एंट्री के जरिए हो रही है। अभी तो 40 की बात आई, 400 डिप्टी डायरेक्टर की बहाली जो है वो लेटरल एंट्री के जरिए होने जा रही है। और बिहार में बोल रहा है 50 साल के आयु सीमा के बाद रिटायर्ड हो जाना पड़ेगा लोगों को, तो उनके ऊपर अलग तलवार लटकी हुई है। इस सरकार को बदला जाए। भ्रष्ट सरकार है और मनवादी सरकार है। ये नहीं चाहती है कि इन तबकों के लोग किसी भी क्षेत्र में दिखें, तो वही एक इलाज है, इसको हर हाल में हटाया जाए। आवाज आ रही है आपको मेरी? चलिए, शुक्रिया आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये वो आवाजें हैं जो तमाम विपरीत परिस्थितियों में भी आपसे बातचीत कर रहे हैं। शुक्रिया आप लोगों का। बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।